नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपने अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। बात कर रहे थे हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में। अब यहाँ पर अक्षांश से संबंधित दो जो लेक्चर हैं उनके बारे में बात हो चुकी। इसमें मैंने आपको ये बताया कि अक्षांश होते क्या हैं, इनका महत्व क्या है, इनके माध्यम से जो ताप कटिबंध है और स्थैतिक आधार पर जो जलवायु है उसको जाना और समझा कैसे जाता है, यहाँ तक की बात हो चुकी। अब क्योंकि अक्षांश और देशांतर एक ही पूरा हिस्सा है, तो अक्षांश का ही एक छोटा सा पार्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी के सबसे छोटे दिन, बड़े दिन, भारत का बड़ा दिन, भारत का छोटा दिन, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत आते हैं दोस्तों, और ये लगभग हर परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के समाधान के लिए एक बार ये वाला लेक्चर हम करने वाले हैं। तो अक्षांश में आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम अक्षांशों के बारे में, बात करेंगे अक्षांशों के बारे में। और अक्षांश के बारे में जब हम बात करेंगे तो जब इतना हम जान चुके हैं तो इनका यूज अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे, इसको इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये है पृथ्वी, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात जो रहेगी वो यह रहेगी कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक काल्पनिक रेखा हमने कल गुजारी। इस काल्पनिक रेखा को हमने जो नाम दिया वह दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा नाम इसी रेखा को जो दिया वह दिया था, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये दो नाम हमने यहां पर दिए। अब इसका एक तीसरा नाम भी निकल कर आया था जिसके बारे में हल्का फुल्का सा जानकारी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा को? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन कारण क्या रहा, तो हम इसे विषुवत रेखा कहकर पुकारते हैं, तो उसको पूरी तरह से डिकोड करेंगे आज। देखिए, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है। यहां उत्तरी अक्षांश पर जब हम बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का ही हमने जो दूसरा नाम रखा हुआ है, नाम क्या रहा दोस्तों? नाम रहा कर्क रेखा या कर्क वृत्त कहकर भी हमने इसे पुकारा, ठीक है। इसी प्रकार ये तो उत्तरी गोलार्ध का भाग हुआ। बढ़ जाए अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो यहां पर ये भी 23.5 डिग्री ही था, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हमने नाम दिया था। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का एक नाम और हमने कल वाले लेक्चर में जाना, इसको हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। क्या नाम दिया? मकर रेखा। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि दो क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, जैसे कि भाई साहब जो कर्क रेखा है वह तो गुजरती है भारत के लगभग मध्य से होकर यहां पर, और अगर इसी प्रकार हम बात कर लें तो मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर। क्या इसमें समझने वाली बात है? समझने वाली बात यह होगी दोस्तों कि इन क्षेत्रों पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, पूरा का पूरा क्षेत्र, यह स्थान कहलाएगा विषुव। अब इसको यहां से समझना करिएगा दोस्तों शुरू। विषुव क्यों कह रहे हैं, तो हम भाषा भी देते हुए चलेंगे। कैसे? वह स्थिति
कौन सी स्थिति? तो दोस्तों वह स्थिति जब सूरज, मतलब ये रहा यहां पर सन, कौन सी रेखा पर सीधा चमक रहा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, जिसका हमने दूसरा नाम दिया भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस लाइन का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से ही अगले जो 2-4 क्वेश्चन है वो इसी लाइन को डिकोड करके ही बनाए जा सकेंगे। कैसे? कि वह स्थिति जब सूर्य ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर कैसे चमकेगा? 3-4 शब्द भाई। सीधा चमकता है कैसे? अगर ये सूरज है और यहाँ पर ये पृथ्वी है तो हम क्या कह सकते हैं? सूरज पृथ्वी पर सीधा चमक रहा है, ठीक है, या इस पर लंबवत चमक रहा है, इस पर लंब बना रहा है, या फिर और हम क्या कह सकते हैं? समकोण पर चमकता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और एक और भाषा काम लेंगे, देर तक चमकता है, ठीक है। तो वापस से सुनिएगा, वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा देर तक समकोण पर चमकता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को दोस्तों हमने नाम दिया है विषुव। क्या नाम दिया है? विषुव। और विषुव की स्थिति के कारण ही भूमध्य रेखा का एक और नाम यहाँ पर निकल कर आ गया, और वह नाम क्या होगा? वह नाम होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो अब ये बात यहाँ पर समझ में आ गई कि इसका नाम विषुवत रेखा कैसे पड़ा। किसका? 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम या भूमध्य रेखा का नाम विषुवत रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति को कहा जाता है विषुव, और विषुव की स्थिति के कारण ही इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। अब ये विषुव की स्थिति हमने यहाँ पर 1 और 2 दिनों पर दिखाई है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि 2 दिन ऐसे होते हैं साल के, वर्ष के 2 दिन ऐसे हैं जब सूरज बिल्कुल सीधा चमकेगा। कौन सी रेखा पर? 0 डिग्री पर, भूमध्य पर या विषुवत पर चमकेगा। 2 ही दिन होते हैं। 2 दिन कौन कौन से हैं यहां पर देखेंगे। तो इनमें से एक दिन तो होगा 21 मार्च। तो भाई 21 मार्च के दिन सूरज बिल्कुल सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर, मतलब क्या कह सकते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच में चमक रहा है। और दूसरा दिन उसके लगभग 6 महीने बाद कब सीधा चमकता है? यहां पर ये लिख दिया दोस्तों मैंने, 23 सितंबर। तो भाई साहब 2 दिन हो गए साल के, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच चमका, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर चमका। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अगर सूरज बिल्कुल बीचों बीच में चमकेगा, किसके? पृथ्वी के, तो ये दोनों तरफ उजाला समान करेगा, ताप भी समान होगा। और इसीलिए एक लाइन निकल कर आती है जो हम सामान्य स्तर पर पढ़ते भी हैं। लाइन क्या निकल कर आती है कि भूमध्य रेखा से अगर ये समान दूरी पर है तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर, गौर से सुनिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई होती है समान, बराबर। लेकिन ये तो एक लिखने वाली लाइन हुई, व्यावहारिक स्तर पर ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, इसको समझते हैं। ये लीजिए, यहां पर ये हमने बनाई पृथ्वी, ठीक है, इसको एक बार समझने की दृष्टि से मैं यहां पर बना दे रहा हूं। और ये है 0 डिग्री, ठीक, यहां पर सीधा चमक रहा है सूरज, या यहां पर सीधा चमक रहा है, 2 स्थानों पर सीधा चमक रहा है। अब आप एक बात खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, समझने वाली बात यह रहेगी कि कोई स्थान यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से मान के चलिए 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर 5000 किलोमीटर की दूरी, और ये एंगल बनाता है लगभग 90 डिग्री का, ये मान लिया हमने। इस ही समय पर यहाँ पर कोई एक स्थान है, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी दूरी पर है? 5000 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और यह भी कितना एंगल बना रहा है? 5000, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब पूरी लाइन क्या होगी कि भाई साहब 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई तब बराबर होगी जब यहाँ पर ये दूरी भी दोनों गोलार्धों में बराबर हो, और ये एंगल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये एंगल भी क्या हो? बराबर हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्थान से है यहाँ पर 1000 किलोमीटर की दूरी पर और दूसरा स्थान है 5000 किलोमीटर दूरी पर, और ये एंगल बना रहा है मान के चलो 45 डिग्री का, और ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का यहाँ से। तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी
इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी भी अलग है और कोण भी अलग है। कोण और दूरी अगर अलग अलग होंगे तो इन दोनों स्थानों पर नहीं होगा, दिन एवं रात की लंबाई समान नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। तो ये कहना ठीक नहीं है टेक्निकली कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो फिर क्या कहना सही है? सही ये कहना है दोस्तों कि भाई साहब 21 मार्च के दिन और इसी तरह 23 सितंबर के दिन भूमध्य रेखा से समान दूरी, ये समान दूरी और समान कोण, ये मान लो 90 डिग्री के समान कोण, भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि भी क्या होती है? समान होती है। ये है दोस्तों पूरी तरह से जो बात बोली जानी चाहिए। जबकि हम सामान्य रूप से क्या लिख देते हैं कि भाई विषुव की स्थिति में दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि क्या होती है? बराबर। तो सही तो है पर पूरी तरह से सही नहीं है, ये बात यहाँ पर आ गई। ठीक, अब इसके बाद एक बात और समझने वाली है। इसको भाषा तो हम दे देंगे, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो समझने वाली बात रहेगी वो यहां पर से ही वापस देखें। कैसे? भाई 21 मार्च को भारत के संदर्भ में बताना है आपको, सब पढ़ भी भारत ही के संदर्भ में, अगर रेफरेंस रहेगा तो इंडिया का रहेगा। तो भारत के संदर्भ में ये बताएं 21 मार्च को कौन सी ऋतु होती है। अगर आप ठीक से देखें समझें तो आप समझ जाएंगे 21 मार्च को सर्दियां तो होती है खत्म, ठीक है, और गर्मियां धीरे धीरे होती हैं शुरू। पूरी तरह से गर्मियां शुरू नहीं हुई होती है 21 मार्च को, और सर्दियां भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती है। 21 मार्च को होती है बसंत, और इसीलिए 21 मार्च की स्थिति को कहा जाता है बसंत विषुव। क्या कहा जाता है दोस्तों? बसंत विषुव कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार आप बात कर लें अगर 23 सितंबर को, भाई भूमध्य रेखा पर है इसलिए तो विषुव कहा, और समय मतलब ऋतु कौन सी चल रही है? बसंत। तो 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। और ठीक इसी प्रकार जहां 23 सितंबर को 23 सितंबर को कौन सी ऋतु होती है दोस्तों? गर्मियां पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, मानसून खत्म हुआ होता है, तो हल्की सर्दियां पड़ना शुरू हो जाती है, बहुत हल्की हल्की सी। तेज सर्दियों को हम बोलते हैं शीत, और हल्की जो ठंड होती है सर्दियां होती है शरद। तो 23 सितंबर को ऋतु होती है शरद, और स्थिति को तो हम कह ही क्या रहे हैं? विषुव। तो दो फैक्ट और यहां से निकल कर आ गए। दो फैक्ट कौन से निकल कर आए कि भाई साहब बसंत विषुव की स्थिति तो होती है कब? 20 मार्च को, और शरद विषुव 20 सितंबर को, और विषुव कहते किसे हैं वो भी हमने जान लिया। तो एक बार इसको हम पूरी तरह से भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परिभाषित करेंगे विषुव को कि क्या होता है विषुव। और देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी भी उसको लैंग्वेज देने की, तो हम वो सभी संभावित शब्दों को साथ लेकर चलते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में हमारा कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, प्रयास यही रहना चाहिए। तो इसी वजह से विषुव किसे कहते हैं? वह स्थिति, कौन सी स्थिति? वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। अब 4 शब्द मैंने आपको बताए थे, चारों ही शब्दों का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि जरूरी है। कैसे चमकता है? भाई साहब सीधा चमकता है, ये कह सकते हैं, या लंबवत चमकता है, या समकोण पर चमकता है, या हम कह सकते हैं देर तक चमकता है। ठीक है, ये चारों ही शब्द इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि एग्जामिनर देखिए तो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं बदल सकता, लेकिन वो बदल सकता है भाषा। क्या क्या भाषा वो यूज कर सकता है?
सारी लैंग्वेज अगर हमें पता होगी तो क्वेश्चन के समझ में आने की संभावना बढ़ जाती है। वह स्थिति भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा चमकता है, लंबवत चमकता है, समतल चमकता है, उस स्थिति को, उस स्थिति क्या कहते हैं दोस्तों? विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो विषुव क्या है ये तो हमने यहाँ पर देख समझ लिया। जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे विषुव कहा जाता है। अब मैंने बताया कि विषुव के कारण ही भूमध्य रेखा का एक नाम और पड़ गया। नाम क्या पड़ गया वह भी देखेंगे। विषुव की स्थिति के कारण ही, विषुव की स्थिति के कारण ही कौन सी रेखा को भूमध्य या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की कहा जाता है। अब ये बात समझ में आ गई कि इसको विषुवत रेखा कहा जाने का कारण क्या रहा, क्योंकि स्थिति होती है विषुव की, और विषुव की स्थिति के कारण इस रेखा का नाम ही क्या पड़ गया? विषुवत रेखा। और इस क्षेत्र का नाम पड़ गया विषुवत रेखीय प्रदेश। मतलब तो वही हो गया। अब ये भी देखेंगे कि इस स्थिति में होता क्या है। पहले तो ये देखेंगे कि भाई विषुव की स्थिति में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। इसको समझ लिया अगर आपने तो ये टेक्निकली आपको बात समझ में आ जाएगी। विषुव की स्थिति में भूमध्य रेखा से समान दूरी एवं समान कोण पर स्थित समान कोण पर स्थित स्थानों। अब ये स्थान कहां पर होंगे? दोनों गोलार्धों में होंगे, तभी तो दूरी और कोण दोनों समान होगा दोनों गोलार्धों में। दोनों गोलार्ध कहाँ कहाँ? उत्तरी और दक्षिणी। तो विषुव की स्थिति में भूमध्य रेखा से दूरी भी समान एवं कोण पर समान स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि अवधि की समान होती है। ठीक है, दिन एवं रात की अवधि भी समान होती है, मतलब लंबाई बराबर होती है दिन की भी और रात की भी। कब? विषुव की स्थिति में। लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि विषुव की स्थिति होती कब कब है, तो वो हमने देख लिया। विषुव की स्थिति कब होती है? बसंत विषुव होता है 21 मार्च और शरद विषुव होता है 23 सितंबर। ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं एक बार। विषुव की स्थिति
वर्ष में 2 तिथियों पर होती है। अब ये 2 डेट्स कौन कौन सी हैं जब विषुव की स्थिति होती है दोस्तों? पहली है 21 मार्च। 21 मार्च को बोला जाता है बसंत। और दूसरी है दोस्तों 23 सितंबर। 23 सितंबर को कौन सी स्थिति हो जाएगी? तो 23 शरद विषुव। शरद विषुव। तो ये तो अभी हमने विषुव और विषुव की स्थितियां, विषुवत रेखा के नाम और इनका पृथ्वी पर प्रभाव, इसके बारे में जान। लेकिन अगली टर्म के बारे में अब हम जान लेते हैं। अगली टर्म क्या होगी दोस्तों? वापस से इसको समझेंगे। यहां पर ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर गई कौन सी? भूमध्य या 0 डिग्री या विषुवत रेखा। अभी तो इस वाली लाइन से और टर्म से पूरी तरह से फ्रेंडली हो। मध्य रेखा को ही 0 कहा जाता है और 0 विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। क्योंकि जान लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में हमने बनाया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, जिसे हम कर्क रेखा कहकर भी पुकारते हैं। कौन सी रेखा कहलाएगी? ये कर्क रेखा। और ठीक इस तरह से 23.5 हम दक्षिण में भी चलेंगे। लेकिन क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहां पर मैंने क्या काम लिया है? नाम उत्तरी। साउथ की ओर हम क्या नाम काम लेंगे इसमें? दक्षिण की ओर चलने पर ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो गोलार्धीय क्षेत्र है दक्षिण का, इसे भी हम डिग्री तो समान ही रखेंगे। कितना? 23.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहां क्योंकि 0 के उत्तर में था, नाम क्या दिया? उत्तरी अक्षांश। यहां पर 0 के नीचे है, मतलब दक्षिण में है, नाम क्या देंगे? दक्षिणी अक्षांश। तो हमको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि उत्तरी को उत्तरी क्यों बोल रहे हैं और दक्षिणी को दक्षिणी क्यों बोल रहे हैं। अब 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा तो यहां पर हो गया। पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? यहां पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि इनके दूसरे नाम भी हम रखें। इसको क्या नाम दिया था मैंने? कर्क रेखा। क्यों? कि ऊपरी भाग है और नीचे यहां पर ये मकर रेखा। पूरे लॉजिक के साथ ये भी हमने बता दिया। तो दूसरे नाम जरूर याद रखिएगा। उत्तरी अक्षांश 23.5 को कर्क रेखा और उत्तरी दक्षिणी अक्षांश 23.5 को मकर रेखा कहा जाता है। ये 2 बेसिक चीजें यहाँ पर हमको याद रखनी होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम आने वाले टॉपिक्स में और करेंगे भी। जैसे अब इसको हमने कर्क रेखा नाम दे दिया और इसको हमने मकर रेखा नाम दे दिया। अब यहां से वापस एक बात समझने वाली है, ठीक से समझिएगा। मैं इसको यहां पर बनाकर समझाने का प्रयास करता हूं। कैसे? देखें, एक समय ऐसा होता है यहां पर एस फॉर सन, सूरज मैंने बना दिया, ठीक। अब ये समय कौन सा है? ये समय है दोस्तों 21 जून, ठीक बात, 21 जून। अब मैंने आपको साथ ही में एक बात और बताई थी कि जो कर्क रेखा है ना दोस्तों, भारत के तकरीबन बीच से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है, हम मान लेते हैं। और क्योंकि भारत के बीच से होकर गुजरती है तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा, ऊपरी भाग, उत्तरी भाग तो कहां पर है? कर्क के उत्तर में है और एक बड़ा हिस्सा नीचे। 21 जून को एक बार आप व्यावहारिक स्तर पर जाकर सोचिए, क्या गर्मियां होती है कि सर्दियां होती है कि बसंत होती है? क्या होता है? स्पष्ट सी बात है 21 जून को ये होती है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में कुछ एक वर्षों 21 जून को क्या घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया है। तो वो बात है, इसे याद रखिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं 21 जून के बारे में।
कोई भी वह स्थिति जब सूरज कहां पर या तो चमके कर्क रेखा पर सीधा, जो चमक रहा है किस डेट पे 21 जून को, या फिर सूरज चमके कहां पर सीधा मकर रेखा पर सीधा चमके। और मकर रेखा पर सीधा चमके तो मैंने आपको एक बात और यहां पर जानकारी दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि मकर रेखा कौन से देश से होकर गुजरती है, लगभग बीचों बीच से, ऑस्ट्रेलिया से। तो वह स्थिति या तो कर्क रेखा पर और या मकर रेखा पर सीधा चमके। अब सीधे के साथ 3 शब्द और जोड़े हमने, सीधा चमके, या देखिए ये सन और ये है अर्थ, सूरज पृथ्वी पर ये सीधा चमक रहा है एक तरीका, जिसे हम कह सकते हैं लंबवत चमक रहा है, परपेंडिकुलर क्योंकि समकोण बना रहा है, तो ये दूसरा तरीका। समकोण पर चमक रहा है 90 डिग्री एंगल पर, तीसरा तरीका। या फिर हम कह सकते हैं कैसे, देर तक चमक रहा है। तो वह स्थिति कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, समकोण पर चमकता है, या देर तक चमकता है। अब कौन सी रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, कर्क और मकर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो इसके बाद में सीधा चमकता है, उस स्थिति को हम नाम देंगे क्या, अयनांत। इसे कहा जाता है दोस्तों अयनांत, और इसे भी कहेंगे अयनांत। कौन सी स्थिति को, जब सूरज कर्क या फिर मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, उस स्थिति को हम अयनांत बोलेंगे। अब अयनांत की स्थिति के कारण जो कर्क रेखीय प्रदेश है ये वाला और मकर रेखीय प्रदेश है ये वाला, पूरे के पूरे इन दोनों प्रदेशों को अयनवर्तीय प्रदेश भी बोल देते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा कब चमक रहा है सूरज, इस डेट पे 21 जून। लेकिन मकर रेखा पर सीधा चमकेगा कब दोस्तों, ये चमकेगा 22 दिसंबर। कारण क्या है वो समझने की हमें जरूरत, ठीक से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम 21 जून के बारे में बात कर लेते हैं, और यहां से वो बात भी शुरू होती है जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी रात कौन सी है, या हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात कौन सी। के क्वेश्चन केवल ये एक डायग्राम से और ये 2 डेट से आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, मैं ये मानता हूं कि 21 जून को सूरज सीधा चमक रहा है कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर, ठीक बात है। अब मुझे आप एक सामान्य दृष्टिकोण से सोचकर इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। सूरज बिल्कुल आपके सर पर चमक रहा है, यही तो बोला मैंने, सीधा चमक रहा है, देर तक चमक रहा है। सूरज अगर सीधा चमकेगा तो उसका तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, ज्यादा ही लगेगी, सामान्य सी बात है। और ज्यादा लगेगी बेसिकली भारत सहित पूरे के पूरे ये 0 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु ही सामान्य स्तर पर देखा जा सके। तो 21 को हम नाम क्या देंगे ये समझिए, क्योंकि गर्मी होगी इसीलिए 21 जून को यहां पर हम नाम देंगे दोस्तों कौन सा अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। अब 21 जून में से ही एक बात और जानने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में रातें होती हैं बड़ी और दिन होते हैं छोटे, जबकि गर्मियों में इसकी विपरीत स्थिति होती है। मतलब क्या होता है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी हो जाती है। कारण क्या है, कारण आपके सामने है, अगर आप ठीक से समझना चाहें। कैसे, गर्मियों में दिन बड़े, दिन आप किसे कह रहे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष आप दिन किसे कहेंगे, आप दिन कहेंगे उजाले को। अब क्योंकि गर्मियों में सूरज देर तक चमक रहा है, मैंने यही तो बोला, और देर तक चमकने का मतलब क्या हुआ, उजाला ज्यादा देर तक रहेगा, और उजाला अगर ज्यादा देर तक रहेगा मतलब दिन रहेगा। यही कारण है कि 21 जून को भारत समेत पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा या लंबा दिन होता है। हम देखते हैं गर्मियों में कि दिन बहुत बड़े होते हैं, कई बार आप 7, सवा 7, 7:30 बजे तक, रातें हो जाती है तुलनात्मक दृष्टि से छोटी। जबकि हम जब यहाँ बात करते हैं, हाँ, दक्षिण गोलार्ध में, यहाँ पर कब दिन बड़े होने चाहिए, सोच के देख सकते हैं आप। जब सूरज यहाँ सीधा चमके, और यहाँ पर सीधा किस डेट पर चमक रहा है, 22 दिसंबर पर चमक रहा है। तो अगर आपको भारत की जगह ये बोला गया होता कि ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और आपसे बोला गया होता कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर, क्योंकि सूरज यहाँ पर सीधा चमक रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तभी भी आंसर क्या रहता, 22 दिसंबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। आपको बोले ऑस्ट्रेलिया की सबसे छोटी रात कौन सी होगी, यही जो दिन सबसे बड़ा होगा वही तो उस स्थान की रात सबसे छोटी होगी। आप सामान्य स्तर पर समझिए
ये 24 घंटे का होता है मोटे तौर पर दिन, ठीक है। अगर 24 घंटे का दिन है और इन दोनों दिनों पर या कि 21 जून या 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का मान लिया हमने 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, ये लीजिए मैक्सिमम लेवल पर चले जाते हैं कि 15 घंटे का दिन था साहब उस दिन, तो रात अपने आप कितने घंटे की रह जाएगी, 9 घंटे की। फिर टोटल तो ये इतना ही रहेगा, ये तो बढ़ेगा नहीं। तो अगर ये नहीं बढ़ेगा मूल रूप से तो इनमें ही वृद्धि और कमी होगी। 21 जून को हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप मार्च से और इधर की ओर बढ़ेंगे, मार्च अप्रैल मई जून इस प्रकार बढ़ेंगे तो दिनों की लंबाई बढ़ती जाएगी गर्मियों में, क्योंकि आप मार्च से जून में आएंगे तो गर्मियां भी बढ़ रही है, और जैसे जून के बाद आप इधर की ओर आएंगे तो दिनों की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है। 21 जून भारत सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और जो सबसे बड़ा दिन होगा वही उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात भी हो जाएगी। तो 4 क्वेश्चन निकल कर आए। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा या लंबा दिन कौन सा, 21 जून। भारत का सबसे छोटी रात कौन सी, 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा, 21। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कौन सी, 21 जून। 4 क्वेश्चन एक ही विजिट से क्लियर हो गए आपके। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इसके लगभग 6 महीने नीचे, ठीक है। दोस्तों एक चीज हम लिखना एक तर्क होता है, मूल चीज होती है समझना। आपने समझ लिया, लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान देंगे। हम मान लेते हैं कि 21 जून के तकरीबन 6 महीने बाद में सूरज आ जाता है दक्षिण गोलार्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन होना। सूरज का दक्षिणायन होना, यहां से यहां को जाएगा उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरायण होने लगा है सूरज, और यहां से यहां को आएगा तो सूरज क्या होने लगा है, दक्षिणायन होने लगा है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर आने लगा है। सूरज 22 दिसंबर को एग्जैक्टली सीधा चमकने लगता है कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर, ठीक है। अब क्योंकि मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है, इसी वजह से हमने ये बात यहां पर बोल दी। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बीच में से होकर गुजर रही है, तो बात क्या बोली गई कि भाई 22 दिसंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा या लंबा दिन हो जाएगा, और ये ही 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसकी को विपरीत करके देख, कैसे करेंगे। 22 दिसंबर को भारत में कौन सी ऋतु, क्या आप समझिए। 22 दिसंबर जैसे हम जून के बाद जुलाई और अगस्त के बाद जैसे हम शरद की ओर बढ़ते हैं, शरद के बाद प्रवेश करते हैं शीत ऋतु। शीत मतलब तेज सर्दियां, क्योंकि सूरज यहाँ की जगह, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में और सूरज चला गया है दक्षिणी गोलार्ध में, ताप कम पहुंचेगा, और ताप कम पहुंचेगा तो क्या बढ़ेगी, सर्दियां। यहाँ पर गर्मी कम पहुंच रही है, तापमान कम पहुंच रहा है, तो अपने आप क्या बढ़ने लगेगी, सर्दियां बढ़ने लगेगी। यही कारण है जैसे जैसे यहाँ पर सूरज दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण गोलार्ध की ओर जाता है, सर्दियां क्या होने लगती है, भारत में बढ़ने लगती है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे ना केवल सर्दियां बढ़ रही है, तापमान में कमी हो रही है, उजाले में भी कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर उजाला पहुंचना तुलनात्मक दृष्टि से आसान है और देर तक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक उजाला पहुंचना तुलनात्मक दृष्टि से दूर पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं 22 दिसंबर होता है भारत में। भारत का उदाहरण लेके चलिए, तो सर्दियां हो जाती है, क्या सर्दियां हो जाती है, और सर्दियां हो जाने की वजह से दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। सर्दियों में आप देखते हैं 6 बजे अंधेरा हो जाता है और रातें हो जाती है बड़ी, कारण सूरज विपरीत गोलार्ध में है और भारत उसके गोलार्ध में, तो उजाला और ताप दोनों ही कम पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि 22 दिसंबर भारत में कौन सा अयनांत रहेगा, भारत में अयनांत रहेगा। दोस्तों हम केवल बात करेंगे भारत की, तो भारत में अयनांत रहेगा शीत अयनांत। अच्छा, अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि सर्दियों में दिन होते हैं छोटे, रात होती है बड़ी। भारत में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा, यही होगा भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। भाई ये तो पता है कि इन 2 तारीखों में से, और भी आप देखना चाहें तो भले ही, यहाँ पर 2 तारीख तो वो थी और 2 तारीख हैं यहाँ, 21 मार्च 23 सितंबर, और इसके साथ में 21 जून और 22 दिसंबर। इन चारों तारीखों में से सबसे ज्यादा सर्दियां कब पड़ेगी, 21 जून को नहीं पड़ेगी सर्दियां भारत में,
23 सितंबर को इतनी सर्दियां नहीं पड़ेगी, ना ही 21 मार्च को पड़ेगी। सबसे ज्यादा सर्दियां कब पड़ेगी? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को अगर सर्दियां पड़ रही है, सर्दियों में ये बात हम सामान्य रूप से भी जानते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि दिन होते हैं छोटे और रातें हो जाती है बड़ी। लॉजिक मैंने बता दिया कि दिन छोटे क्यों हो गए, क्योंकि विपरीत गोलार्ध में हो गया। सर्दी पड़ ही क्यों रही है? क्योंकि ये विपरीत गोलार्ध में तो ताप भी कम पहुंच रहा है, और यही कारण है कि अनंत कहा जाता है। अब आपसे मैं पूछ लूं आने के बाद, क्या पूछ लूं कि भाई भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो सर्दियों में दिन छोटे, और इन 4 तारीखों में से सर्दियां कब पड़ रही है सब ज्यादा? 22 दिसंबर को। तो भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा? 22 दिसंबर। और जो भारत का सबसे छोटा दिन, वही भारत की सबसे लंबी रात भी हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, भारत की सबसे रात कौन सी? 22 दिसंबर। भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा? 22 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया का लेकिन सबसे छोटा दिन कौन सा? 22 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटी रात कौन सी? 22 दिसंबर। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। भारत की सबसे छोटी रात कौन सी? 21 जून। पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। पूरे उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कौन सी? 21 जून। पूरे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा? 22 दिसंबर। पूरे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे रात कौन सी? 22 दिसंबर। ये 2 तारीखों से 8 क्वेश्चन, और यही 4 तारीखें हैं जिनमें एग्जामिनर उलझा के पटक देता है। 2 तारीख तो ये रही आपके सामने, और 2 तारीख कौन कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। यही 4 ऑप्शन आते हैं। बात समझ में आई होगी। भाषा देने का करते हैं एक बार प्रयास। बात करेंगे अयनांत के बारे में। अयनांत क्या है? वह स्थिति जब सूर्य कर्क या फिर मकर रेखा पर, और वही 4 शब्द लिखेंगे। कौन से 4 शब्द होंगे दोस्तों? सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर, कह सकते हैं समकोण पर चमकता है, या देर तक चमकता है। स्थिति को क्या कहा हमने? अयनांत कहलाता है। अयनांत कहलाता है। अब जैसे विषुव की स्थिति के कारण उसको बोला हमने क्या? विषुवत रेखीय प्रदेश। की वजह से अयनांत की स्थिति के कारण यहाँ पर दोनों अयनांत हो जा रहा है, और अयनांत के कारण वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अयनवर्तीय प्रदेश। कौन कौन से प्रदेशों को? कर्क और मकर रेखीय प्रदेशों को। तो नोट डालेंगे क्या भाई साहब? अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क एवं मकर रेखीय प्रदेशों को, कौन से प्रदेश? नाम मैंने बोला अभी, अयनांत। तो अयन वर्तीय प्रदेश कहा जाता है। अब साथ में ये हमें पता होना जरूरी है कि अयनांत किस तारीखों पर है? 2 तारीखों पर देते हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बता भी दिया है। अयनांत की स्थिति दो स्थितियों पर होती है। 2 डेट्स कौन कौन सी है जब अयनांत हो रहा है? इसको लिखना नहीं है, इसको समझकर लिखना है। और समझकर लिखने का मतलब, सबसे पहले बात करेंगे 21 जून। 21 जून को यहाँ पर देखिए गर्मियाँ पड़ रही है। नाम क्या दिया है?
ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। और इसी तरह से 22 दिसंबर को, अब 22 दिसंबर को हमको बताना है, वो भारत के हिसाब से बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रीष्म अयनांत ही हुआ, लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं सब भारत के हिसाब से पढ़ रहे हैं। 22 दिसंबर को भारत में क्या होगा, सर्दियां होंगी, इसलिए कौन सा अयनांत, शीत अयनांत। यहां तक की बात आ गई समझ में, तो हमने एक लैंग्वेज दे दी, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बड़ा दिन कौन सा होगा भारत का, छोटा दिन कौन सा होगा, उसको भी हम अब दोनों को एक साथ शामिल कर लेते हैं। आपसे बोले भाई साहब उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत भी तो उत्तरी गोलार्ध में ही है, या फिर भारत का सबसे लंबा या बड़ा दिन कौन सा होगा, डायग्राम देखकर बताएंगे, ना कि यहां पर सिर्फ आंसर देख लेना है, तो अपना उद्देश्य है ही नहीं। कब होगा भारत का सबसे बड़ा दिन, जब ये सीधा चमकेगा कौन से, यहाँ पर 23:30 उत्तर पर या कर्क पर ज्यादा देर तक चमकेगा, और इस पर ज्यादा देर तक, मतलब भारत में भी ज्यादा देर तक चमकेगा। ज्यादा देर तक चमकेगा तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भारत का बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 21 जून, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ 21 जून। अब इसी को दूसरे तरह से भी बोलने का प्रयास करते हैं, कैसे कि उत्तरी गोलार्ध या फिर भारत की सबसे छोटी रात। अब मैंने बताया क्या आप लोगों को, जो दिन सबसे बड़ा होगा वो ही उस स्थान की रात सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि दिन की लंबाई बढ़ गई। टोटल एक दिन की लंबाई लगभग 24 घंटे होती है, तो रात की लंबाई अपने आप घट करके हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध की भी सबसे छोटी रात है, और ये भारत की भी सबसे छोटी रात है। 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा दिन है, और ये भारत का भी सबसे बड़ा दिन है। अब इसको विपरीत तरीके से एक बार और लिखते हैं। 22 दिसंबर के बारे में जब हम बात करेंगे, कैसे लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध या भारत की सबसे बड़ी रात कौन सी होगी दोस्तों, सबसे बड़ी रात इसकी उत्तरी गोलार्ध या भारत की कब होनी चाहिए, सोचकर देखिए। भारत में सर्दियां कब पड़ती है, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। इसमें से सबसे ज्यादा सर्दियां पड़ती है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा सर्दियां पड़ती है। तो भारत की सबसे लंबी रात कौन सी हो जाएगी, सर्दियों में सर्दियां पड़ रही है कब, 22 दिसंबर में, तो भारत की सबसे लंबी रात हो जाएगी 22 दिसंबर, और भारत का सबसे छोटा दिन भी कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर। और ये ही उत्तरी गोलार्ध का की भी सबसे लंबी रात और सबसे जो है छोटा दिन हो जाएगा यहाँ पर। तो उत्तरी गोलार्ध और भारत की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, ठीक। इसके बाद एक और लैंग्वेज, यहाँ एक में मैं 2 क्वेश्चन शामिल इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप समझ आसानी से पाए, ना कि मैं चीज़ों को समराइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। आफत काटना अपना काम ही नहीं है, काम है कि लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ रखकर पढ़ेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। उत्तरी गोलार्ध और भारत की सबसे बड़ी रात ये होगी, रात ये होगी, बड़ा दिन हो गया, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा ये देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध या भारत का सबसे छोटा दिन। अब दिन कौन सा छोटा होगा, जिस स्थान की रात वो सबसे बड़ी हो जाएगी वही उस स्थान का दिन सबसे छोटा हो जाएगा।
सबसे बड़ी रात कौन सी उत्तरी गोलार्ध की या भारत की? 22 दिसंबर। तो दिन कौन सा सबसे छोटा होगा? यही दिन होगा। कौन सा? 22 दिसंबर। ये तो सारा हमने अभी बात की उत्तरी गोलार्ध की। ज्यादातर मामलों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो भी उत्तरी गोलार्ध के ही पूछे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछ ले तो एक समराइज वर्जन में हमारे पास चीजें होनी चाहिए। जैसे दक्षिणी गोलार्ध, अब यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं। मूल रूप से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन का सबसे बड़ा या लंबा दिन, ठीक है। और इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं क्या, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन या लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि जो दिन सबसे बड़ा होगा वही उस स्थान की रात सबसे छोटी हो जाएगी। आंसर इसका क्या होगा? 22 दिसंबर। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं 22 दिसंबर को सूरज ऑस्ट्रेलिया में सीधा चमक रहा है। यहां पर सीधा चमकने ऑस्ट्रेलिया का भी और दक्षिण गोलार्ध का भी सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और जो उस स्थान का सबसे बड़ा दिन होगा वो ही उस स्थान की सबसे छोटी दोस्तों क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। और अंतिम लाइन जो यहाँ पर हम देखेंगे समझेंगे वो क्या हो जाएगी? वो इसकी विपरीत स्थिति होगी एक प्रकार से। विपरीत स्थिति कैसे होगी कि भाई साहब आपको बोल दिया जाए कहाँ की? दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। और रात तो हो गई बड़ी लेकिन अब दिन भी तो छोटा होगा। एवं सबसे छोटा दिन। अब ये सबसे छोटा दिन जो है दोस्तों ये कब होना चाहिए? यहां पर देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली ये बोल रहा है कि रातें कब बड़ी होंगी यहां पर और दिन कब छोटे होंगे। अब ये चीज आपको याद ही रखनी है कि सर्दियों में रातें होती हैं बड़ी और दिन होते हैं छोटे। यहाँ या यहाँ मकर रेखा पर या ऑस्ट्रेलिया में गोलार्ध में सर्दियां कब पड़नी चाहिए? तो सूरज इसकी विपरीत स्थिति में होगा, मतलब विपरीत गोलार्ध में होगा। सूरज विपरीत गोलार्ध में कब है? विपरीत गोलार्ध में है 21 जून को। 21 जून को सूरज तो है उत्तरी गोलार्ध में और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है? सर्दियां पड़ रही है। और सर्दियां पड़ने की वजह से आपको बोले ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ी रात कौन सी होगी? 21 जून। सर्दियों में रातें बड़ी, ठीक है। और 21 जून जो सबसे बड़ी रात होगी वही ऑस्ट्रेलिया का या दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 21 जून। तो अगर ये डायग्राम को आपने ठीक से देख समझ लिया तो दिक्कत आएगी ही नहीं। एक बार इसको वापस से एक समराइज वर्जन में फिट कर देता हूं आपके सामने ताकि आप आसानी से को एक साथ गैदर करके पढ़ पाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने बात शुरू की थी आज दोस्तों, कहाँ से हमने बात शुरू की थी? पहले अक्षांशों के भाग से, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया भाई साहब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। ये 3 नाम है। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा क्यों? इसलिए कहा वह स्थिति जब सूर्य कहां पर रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा कर्क और मकर नहीं, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति को हमने नाम दिया दोस्तों क्या? विषुव। और विषुव की स्थिति के कारण ही नाम निकलकर यहां पर क्या आया? विषुवत रेखा। नाम बताया मैंने कि क्यों बोला, ठीक है। अब इसके साथ में हमने ये कहा कि जब यहां पर सीधा चमकेगा तो इससे समान दूरी, मतलब भूमध्य रेखा से समान दूरी और समान कोण दोनों पर, दोनों कंडीशन साथ में लगा रही हैं। भूमध्य रेखा से समान दूरी और समान कोण पर स्थित स्थानों पर दिन एवं रात की अवधि भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब ये स्थिति होती है कितने दिनों पर? 2 दिनों पर। एक स्थिति होती है विषुव की स्थिति कब? 21 मार्च को। और एक स्थिति होती है कब? 23 सितंबर को। भारत के संदर्भ में बताइए 21 मार्च को कौन? बसंत, इसलिए स्थिति को नाम दे दिया क्या? बसंत विषुव। भारत के संदर्भ में 23 सितंबर को कौन सी ऋतु होती है? शरद, इसलिए स्थिति का नाम हमने रख दिया क्या? शरद विषुव, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर भाषा में व्यक्त किया कि वह स्थिति कौन सी रेखा पर?
भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है। ये चारों शब्दों को अच्छी तरह रट लेना। सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, समकोण पर चमकता है या देर तक चमकता है। स्थिति क्या कहलाएगी दोस्तों? स्थिति कहलाएगी विषुव। और विषुव की स्थिति के कारण ही कौन सी रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सा नाम और दे दिया हमने? विषुवत रेखा। तो नाम कहाँ से आया वो हमें समझ में आ गया। विषुव की स्थिति में होता क्या है, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी लाइन है इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट की। कैसे? भूमध्य रेखा से एक तो दूरी समान होनी चाहिए और दूसरा कोण समान होने पर दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है भाई साहब, दिन और रात की अवधि भी क्या हो जाती है? समान हो जाती है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर ये वापस बता दिया कैसे। विषुव की स्थिति साल में 2 तारीखों पर होती है। अगर हम बात करें बसंत विषुव की, होता कब है? 21 मार्च को। अगर हम बात करें शरद विषुव की, होता कब है? 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने बात करी क्या? अयनांत के बारे में। तो अयनांत कैसे कहा? जब कर्क या मकर रेखा पर या 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, समकोण पर चमकता है, देर तक चमकता है, स्थिति कहलाई क्या दोस्तों? अयनांत। और अयनांत की स्थिति के कारण ही कर्क और मकर रेखीय प्रदेशों को हमने नाम दे दिया क्या? अयनवर्तीय प्रदेश। बात समझ में आई। अब सूरज भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधा कब चमक रहा है? कौन सी तारीख पर चमक रहा है? 21 जून को। और 21 जून को भारत में पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है गर्मियां। नाम निकल कर आ गया ग्रीष्म अयनांत। वापस से लगभग 6 महीने बाद सूरज सीधा चमकता है 23.5 दक्षिण पर मतलब मकर रेखा पर। ठीक है, यहाँ पर सीधा चमकता है तो भारत विपरीत गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, सर्दियां पड़ती है। इसलिए 22 दिसंबर को जब सूरज भूमध्य रेखा यहाँ पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है, स्थिति को नाम दे दिया हमने शीत अयनांत, क्योंकि भारत में सर्दियां पड़ रही है। इसको हम समझेंगे। वह स्थिति जब सूर्य कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, समकोण पर चमकता है, देर तक चमकता है, क्या कहलाता है? अयनांत। और अयनांत की स्थिति के कारण ही जो कर्क रेखा वाला प्रदेश है और साथ ही मकर रेखा वाला प्रदेश है, क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? अयनवर्तीय प्रदेश के नाम से जाना गया। अब ये स्थिति भी 2 बार होती है वर्ष में। कैसे? 21 जून को नाम क्या दिया है हमने? ग्रीष्म अयनांत। और शीत अयनांत होता है कब? 22 दिसंबर को। ये चीज क्लियर रखिएगा। और लास्ट में हमने बोला कि उत्तरी गोलार्ध या भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कर्क रेखा पर सीधा कब चमकेगा? 21 जून को। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध और भारत की सबसे रात कौन सी होगी? जो दिनों से दिन का सबसे बड़ा दिन होगा, वह स्थिति कब है? 21 जून को। वापस हमने क्या कहा कि भाई साहब उत्तरी गोलार्ध या भारत की सबसे बड़ी रात कब होगी? जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा। दक्षिणी गोलार्ध में कब चमक रहा है? 22 दिसंबर को। तो भारत की सबसे बड़ी रात हो गई। और जो भारत की सबसे बड़ी रात हो गई वही यहाँ पर देखिए भारत का सबसे छोटा दिन भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध का, अब यहाँ पर मैंने एक में ही एड ऑन कर दिया, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन और सबसे रात, जो दिन सबसे बड़ा वही उस स्थान की रात सबसे छोटी। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन निकल कर आया दोस्तों 22 दिसंबर। और इसकी विपरीत स्थिति क्या हुई भाई साहब? दक्षिण गोलार्ध की सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, ये कब होगा? ये हो जाएगा 21 जून को। दोस्तों ये 4 तारीखों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत का बड़ा दिन, भारत का छोटा दिन, भारत का सबसे लंबा दिन, प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मेरी अपेक्षा यह है कि ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद ये वाले जो आपका डाउट है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए